हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनलाइटमेंट एजुकेटर्स। आज हम अपना हिस्ट्री एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे मैं आपसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये लेक्चर आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ईदर इट इज़ CDS, CAPF, NDA और CSC। ठीक है, CSC के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर आपको लास्ट तक देखना है और जितना हो सके इसको शेयर करना है। ओके, सो देखिए, कंटिन्यू करते हैं हम अपना लेक्चर और यहाँ पे मैं प्री हिस्टोरिक फेज से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, प्री हिस्टोरिक फेज जो है उसमें हिस्ट्री को कार्व आउट नहीं किया जाता था, लेकिन यानी कि यहाँ पे लिखा नहीं जाता था हिस्ट्री को। ठीक है, इनकम्पास नहीं किया जा सकता था, लिटरेचर का इन्वेंशन नहीं हुआ था इस वजह से। और अगर इससे पहले की थोड़ी मैं हिस्ट्री की बात कर लूँ तो जैसे हमारे जो सर विलियम जोन्स हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो सर विलियम जोन्स थे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी फॉर्म की थी इन 1784, जिसे कहते थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये एंशंट इंडियन हिस्ट्री को पब्लिश करने के लिए और उसको बचाने के लिए इन्होंने फॉर्म किया था। मतलब ओवरऑल ये उसके थ्रू एंशंट इंडियन हिस्ट्री को दिखाया करते थे। ओके, और उसके साथ साथ हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, दैट इज ASI, वो फॉर्म होता है 1864 में, 1861 में, सॉरी। इन डेट्स को आपको याद रखना है। दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई है। ठीक है, क्योंकि ये PYQs हैं आपके। ओके, ये PCS और जो PSC की हमारी परीक्षाएं होती हैं उसमें ये PYQs पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर प्री हिस्टोरिक एज की बात करें तो प्री हिस्टोरिक एरा में देखिए, जब लिटरेचर को इनकम्पास नहीं कर रहे थे, यानी जब ऋग वेदास में जो हमारे 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेद, ये नहीं लिखे गए थे, उसके साथ साथ रामायण और महाभारत जैसी चीज़ें जब नहीं मिला करती थी, ये तब की बात की जा रही है। ठीक है, तो जिस टाइम हमको रिटन फॉर्म में हिस्ट्री नहीं मिलती थी तब की बात ये की जा रही है। यहाँ पे देखिए 3 स्टेजेस में से डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज स्टोन एज, सेकेंड इज ब्रॉन्ज एज एंड थर्ड इज आयरन एज। ठीक है, तो आपको एक एक करके मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और ये फेजेस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन पे क्लियर कट PYQs पूछे गए। ओके, तो देखिए, जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है कि जो स्टोन एज है वो बिगेन होता है 2.6 मिलियन ईयर एगो से स्टार्टिंग होती है, व्हेन रिसर्चर्स फाउंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन यूजिंग स्टोन टूल्स एंड लास्टेड अंटिल अबाउट 3300 BC, यानी यहाँ तक रहता है। और व्हेन ब्रॉन्ज एज बिगिन, यानी ब्रॉन्ज एज जो है वो स्टार्ट होती है 3300 BC से, और जो हमारी स्टोन एज है वो बिगेन होती है 2.6 मिलियन ईयर एगो पहले। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 फेजेस में स्टोन एज क्लासिफाई है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो इनको हमें वाइडली डिस्कस करना है। ओके, सो देखिए यहाँ पे टाइमलाइन दी है। जैसे कि पैलियोलिथिक जो है उसकी टाइमलाइन दी हुई है कि उसकी टाइमलाइन थी 2,50,000 BC से लेके 10,000 BC तक। ठीक है, और उसके साथ साथ इनकी जो लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी, ये हंटर गैदरर्स थे, फूड गैदरर्स थे। और उसके साथ साथ इनके जो टूल्स और वेपन्स थे वो हैंड एक्स और आपको ब्लेड्स दिखाई देंगे, देन चॉपर दिखाई देंगे। ये सब इनके टूल्स हुआ करते थे उस टाइम। ओके, और हमारा जो मेसोलिथिक है, तो मेसोलिथिक में ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, दैट इज 10,000 BC से 6,000 BC तक। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देन ये हंटर और हर्डर्स हुआ करते थे, और इनके टाइम पे माइक्रोलिथिक आ गए थे। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और लिथ का मतलब होता है स्टोन। तो यहाँ पे जो हमारे टूल्स थे वो स्मॉल थे, छोटे हुआ करते थे। यानी अब ये कार्विंग आउट की टेक्निक सीख रहे थे, अब ये अपना आर्ट को डेवलप कर रहे थे। ओके, और उसके साथ साथ नियोलिथिक फेज, नियो मतलब होता है न्यू। इसमें देखिए आप वर्ड्स को तोड़कर इसको याद रख सकते हो इजीली। जैसे पैलियो का मतलब होता है ओल्ड,
और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज की यहाँ बात की जा रही है। और उसी तरीके से मिजो का मतलब होता है मिडिल, मिडिल जो स्टोन था मिडिल एज उसकी बात की जा रही है। देन नियो मतलब न्यू, न्यू स्टोन एज की बात की जा रही है, दैट इज 6000 BC से 4000 BC तक। और ये मेजरली फूड प्रोड्यूसर हुआ करते थे, यानी आपको ये याद रखना है कि फूड प्रोड्यूसर हुआ करते थे। ओके, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आपको इसी फेज से देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो टूल्स थे वो काफ़ी पॉलिश्ड हैं। ओके, काफ़ी पॉलिश्ड हैं, यानी अब डेवलप हो रहे थे ये। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक दोनों में ही आपको हंटिंग गैदरिंग देखने को मिलती है। और नियोलिथिक में ये क्या करते थे, ज़्यादातर कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री जैसी चीज़ें करते थे। मतलब आप यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हो कि नियोलिथिक जो पीपल्स थे वो एक जगह सेटल रहते होंगे, जबकि ये जो हैं ये नोमैडिक थे, हर्डर्स थे, ये इधर उधर माइग्रेट करते रहते थे इन द सर्च ऑफ फूड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स, तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग सर्च करते थे और इसी वे में वो माइग्रेट किया करते थे। अगर स्टोन एज की बात करते हैं तो स्टोन एज जो है वॉज रिप्लेस्ड बाय सिविलाइजेशन। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है और ये सारे जो स्टोन एजेस हैं वो सिविलाइजेशन से रिप्लेस किए जाते हैं, यानी एक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द स्टोन एज। ठीक है, और ये सभ्यता कैसे स्टार्ट होती है कि हम मेटल्स का यूज करने लगते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री का फर्स्ट टाइम मेटल्स का यूज होता है, ये याद रखना है। और ह्यूमन हिस्ट्री को इसीलिए इसमें चाल्कोलिथिक एज हम जोड़ देते हैं। चाल्को का मतलब होता है कॉपर। ओके, सो इसको कॉपर एज भी बोलते हैं। जैसे आपको पीरियोडिक टेबल, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि ग्रुप नंबर 16 जो है वो चाल्कोजेंस होते हैं, है ना। जो ग्रुप नंबर 16 है वो हमारा चाल्कोजेंस होते हैं, और वहीं से ये नेम कार्व्ड आउट हुआ है चाल्कोलिथिक। ओके, टू बी ट्रांजिशनली पीरियड वेयर अर्ली कॉपर मेटलर्जी अपीयर्ड। तो इस टाइम पे आपको कॉपर की मेटलर्जी देखने को मिलती है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए चाल्कोलिथिक के बाद जो है वो आयरन एज स्टार्ट हो जाती है। आयरन एज को हम फेरेट एज भी बोलते हैं। फेरस मेटलर्जी यहाँ पे देखने को मिलती है। फेरस, जैसे कि आपको ऑल नोन होगा कि Fe जो है हमारा आयरन का सिंबल होता है, दैट इज फेरस। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं पैलियोलिथिक एज की तरफ। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो पैलियोलिथिक एज को भी 3 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया है। एक है लोअर, फिर है मिडिल एंड देन है अपर। ठीक है, लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक भी जिसको हम कहते हैं, और उसका स्टार्टिंग होता है 2,50,000 BC से 1,00,000 BC तक। देखिए ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ईयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, BC एक बार खत्म होगा, देन आपका जो एनो डोमिनी है वो स्टार्ट हो जाता है बिफोर क्राइस्ट के बाद। ओके, तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हो, ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं, पैलियोलिथिक एज काफ़ी बड़ी थी और इसी वजह से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो पैलियोलिथिक एज तब स्टार्ट होती है जब डिस्कवरी स्टार्ट हो जाती है फिश हैचेट्स की, ठीक है, स्पीयर्स की, फायर्स की। फायर की डिस्कवरी भी इसी टाइम पे हो जाती है। ठीक है, और ओल्ड, देखिए जहाँ पे आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे यहाँ लिखा है द ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन प्लीस्टोसीन इपोक, यानी जो प्लीस्टोसीन आइस एज चला था उस टाइम पे पैलियोलिथिक एज डेवलप हो रहा था, यानी आइस एज। ठीक है, जिस टाइम बर्फ देखने को मिलेगी आपको, आइस एजेस आती हैं डिफरेंट टाइप, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को पता होगा कि डिफरेंट एजेस आती हैं। प्लीस्टोसीन इपोक आता है, देन जुरासिक और पीसेस, ये सारे जो इपोक आते हैं इसमें आइस एज एक आता है जिस टाइम पे आपको पैलियोलिथिक एज देखने को मिलती है। और इस टाइम आइस से कवर थी अर्थ और वेदर जो था वो बहुत ठंडा हुआ करता था। इस वजह से इस टाइम के जो आपको हंटर गैदरर्स मिलेंगे वो मेजरली एनिमल की स्किन के कपड़े पहनते थे। ओके, एनिमल के स्किन से अपनी बॉडी को कवर रखते थे इस टाइम पर, और वो काफ़ी गर्म भी होती है। ठीक है, और इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन हंटिंग और गैदरिंग ही था। ठीक है, तो इस टाइम पे और कुछ पॉसिबल नहीं था, हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे थे ये लोग। अब यहाँ पे देखिए 3 एजेस हैं
उनके टाइम पीरियड्स हैं, टाइम पीरियड आप रफली एक आइडिया रखिए कि कब से कब तक चला था पैलियोलिथिक एज, ठीक है, आपको रफ आइडिया होना चाहिए। और टूल्स और वेपन्स की बात करते हैं तो हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर और चॉपिंग, ये सब स्टार्ट हो गई थी इन द लोअर पैलियोलिथिक। देन मिडिल पैलियोलिथिक में आपको फ्लेक इम्प्लीमेंट्स देखने को मिलते हैं, और अपर पैलियोलिथिक में इम्प्लीमेंट्स मेड अप ऑफ ब्लेड एंड फ्लेक्स देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट अगर रिवर्स की बात करें कि कौन कौन सी रिवर देखने को मिलती है पैलियोलिथिक साइट में, देन तापी हमें देखने को मिलेगी, गोदावरी, भीमा एंड कृष्णा हैव यील्डेड अ लार्ज नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स। तो सबसे ज़्यादा पैलियोलिथिक साइट्स आपको किन रिवर्स पर देखने को मिलेगी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको यहाँ से एक आइडिया होना चाहिए, स्पेशली CSC एंड CDSE स्टूडेंट और CAPF स्टूडेंट, आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है और बहुत इजीली आप एलिमिनेट करके अपने आंसर पे पहुंच सकते हो। एज आई डिस्कस्ड इन आर विजन IAS सीरीज ऑल्सो, वहाँ पे भी मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं स्मार्टली वो बता भी रही थी। ओके, सो देखिए यहाँ पे जैसे बोला है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोअर पैलियोलिथिक एज की ओर। तो लोअर पैलियोलिथिक एजेस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फ्लेक्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो अराइज होता है, और उसके साथ साथ हैंड एक्स, चॉपर और क्लीवर जैसे टूल्स देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी रफ हुआ करते थे और हैवी हुआ करते थे, ये पहचान थी पैलियोलिथिक की कि ये काफ़ी शार्प नहीं बनाए जाते थे, रफ और हैवी होते थे। अगर मेजर साइट्स की बात करते हैं तो बोरीन, महाराष्ट्र नियर पुणे इज कंसीडर्ड टू बी द अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये नाम याद रखना है। ये बोरी कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में है आज, पुणे के नियर, और जो कि अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट थी उस टाइम की। ओके, देन कुछ अदर पार्ट्स भी हैं जैसे कि हुंसगी है इन कर्नाटका, लाइमस्टोन वाज द मेन मटेरियल, और इस टाइम पे लाइमस्टोन मेन मटेरियल हुआ करता था। देन मिडिल पैलियोलिथिक एजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरली आपको स्मॉलर लाइट फ्लेक टूल्स देखने को मिलेंगे। देखिए कैसे अब ये धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, तो इनकी टूल्स भी डेवलप करेंगे, है ना। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द एरा वाज डोमिनेटेड बाय फ्लेक इंडस्ट्री। तो ये मिडिल पैलियोलिथिक में आपको फ्लेक इंडस्ट्री का एरा देखने को मिलता है, विच प्रोड्यूस टूल्स सच एज स्क्रैपर्स, पॉइंट और बोरर्स आपको देखने को मिलेंगे। देन नॉर्थ वेस्ट लॉट्स ऑफ स्टोन टूल्स मोस्टली मिडिल पैलियोलिथिक हैव बीन फाउंड इन द पटवार प्लेट्यू बिटवीन इंडस एंड झेलम रिवर। इंडस और झेलम रिवर के पटवार प्लेट्यू पे आपको पैलियोलिथिक यानी मिडिल पैलियोलिथिक के जो स्टोन टूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे इन द नॉर्थ वेस्ट। फिर बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज की। तो अपर पैलियोलिथिक एज जो है वो एडवांस इन द टूल टेक्नोलॉजी हो जाता है, यानी अब टूल टेक्नोलॉजी डेवलप करना स्टार्ट होगी, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन की कॉग्निटिव कैपेसिटी है, यानी जो पहचानने का पावर है ह्यूमन की, वो बढ़ रही है। ठीक है, अब ह्यूमंस भी डेवलप हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। इन दिस एज द साइज ऑफ द टूल्स फर्दर डिक्रीज। देखिए साइज ऑफ द टूल डिक्रीज करेगी और उनकी शार्पनेस बढ़ेगी, और इन टूल्स को हम माइक्रोलिथ बोलेंगे, दैट आर टाइनी टूल्स विच वर मेड फ्रॉम द वेराइटी ऑफ सिलिका रॉ मटीरियल। ठीक है, सिलिका रिच रॉ मटीरियल से ये बने हुए होते थे। द टूल्स ऑफ दिस एज वर फाउंड इन भीमबेटका। अब आपको साइड्स याद रखनी है कि अपर पैलियोलिथिक एज में आपको टूल्स देखने को कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको भीमबेटका जो कि भोपाल में है मध्य प्रदेश, देन कुरनूल केव्स तेलंगाना, सोन वैली मध्य प्रदेश एंड पाटने इन महाराष्ट्र। ये 4 साइट्स आपको यहाँ से याद रखनी है। अगर सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं पैलियोलिथिक कल्चर की, तो सैलिएंट फीचर यानी कि जो इसके मुख्य फीचर थे वो क्या थे, तो ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड पीपल वर नोमैडिक हर्डर। ये अभी आपको पहले मैंने टेबल में भी दिखाया था कि ये फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग फूड करते थे, यानी ये इसके थ्रू अपना जीवन यापन किया करते थे, है ना। और अगर बात करें हंटिंग की, तो ये बिग और स्लो मूविंग एनिमल्स का हंट करते थे, बड़े बड़े जानवरों का, ठीक है, और जो धीरे चलते थे उन जानवरों को हंट किया करते थे। लेकिन जैसे ही हंटिंग टूल डेवलप होते हैं, ये स्मॉल फास्ट मूविंग एनिमल्स जैसे कि एंटीलोप और वाइल्ड बोट इन सब का भी, वाइल्ड बोर, इन सब का
जो है स्टार्ट कर देते हैं हंटिंग करना, यानी पहले वो स्लो मूविंग का करते हैं देन फास्ट मूविंग का। देन ओइंग करते हैं लैक ऑफ एविडेंसेस। देखिए यहाँ पे ओइंग टू अ लैक ऑफ एविडेंसेस हिस्टोरियन जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर। अब देखिए हमारे पास ये जैसे कि प्री हिस्टोरिक एज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिलेंगे और इस वजह से हिस्टोरियन इस बात पे खामोशी रखते हैं, ज़्यादा नहीं बात करते हैं, ठीक है। और इस पे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे एज एक्सपेक्टेड। आपको भी पता होगा जो चीज़ कंट्रोवर्शियल है स्पेशली यूपीएससी, तो उससे कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं उठाती है, ओके। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। देन वी कैन ऑल्सो डेसिफर सम एस्पेक्ट्स ऑफ दियर रिलीजियस बिलीव। कुछ उनके एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हमें रिलीजियस बिलीव्स देखने को मिलते हैं। A mother goddess has been identified as the carved piece of bone discovered in लोहांदा। यहाँ पे हमें लोहांदा नाला जो कि बेलन वैली है इन उत्तर प्रदेश, वहाँ पे हमको मदर गॉडेस देखने को मिलती हैं। तो आपको ये साइट याद रखनी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अराउंड द सेम टाइम एन ऑस्ट्रिच शेल बीड वॉज फाउंड इन पाटाने। तो जो पाटने हैं वहाँ से हमें ऑस्ट्रिच का शेल देखने को मिलेगा एक। then almost definitely this tooth was used as the pendant, और इसे pendant की तरह यूज किया जाता था। all these suggest that in the process there might be some sort of religious belief। तो माना जाता है कि religious belief था। अब जैसे कि यहाँ पे माना जा रहा है तो ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में, कंट्रोवर्शियल है अगेन, ठीक है। तो आपको बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो श्योर शॉर्ट हैं, आपको ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी है ये चीज़, आपको समझने लायक होनी चाहिए। देन मेसोलिथिक एज की बात करते हैं, तो मेसोलिथिक एज जो है वो ट्रांजिशनल फेज है। पैलियोलिथिक से हम कैसे नियोलिथिक के बीच की एज है मेसोलिथिक, ठीक है। तो इस बीच में जो भी डेवलपमेंट आपको पैलियोलिथिक की भी झलक देखने को मिलेगी और नियोलिथिक की भी झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि मेसोलिथिक इनके बीच का ट्रांजिशन पीरियड है, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये बोल रहे हैं द पीपल ऑफ दिस एज लिव्ड इन हंटिंग फिशिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है। तो ज़्यादातर अभी भी यही हो रहा था और थोड़ा बहुत अब ध्यान जो है एग्रीकल्चर की ओर खिंचने लगा था इनका। तो मेसोलिथिक पीपल जो थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ टूल यूज़ करते थे और ऑफनली इनका जो था वो ज़्यादातर टाइनी टूल यूज़ किया करते थे, क्योंकि माइक्रोलिथ्स जो हैं हमें अपर पैलियोलिथिक एज में ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं माइक्रोलिथ्स। इस वजह से उसी टाइम से ही मेसोलिथ में भी माइक्रोलिथ देखने को मिल जाते हैं, ओके। तो मेसोलिथिक मेन जो है वो वियर करते हैं क्लोथ मेड अप ऑफ एनिमल स्किन। तो ज़्यादातर जो एनिमल के स्किन के क्लोथ्स बनते थे उनको यूज़ करते थे वो ऑन एज देयर क्लोथ, ओके। देन आपको साइट्स याद रखनी है लाइक बागोर इन राजस्थान, मोराना पुहार इन उत्तर प्रदेश एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ ओडिशा आर द फ्यू मेसोलिथिक साइट्स, ओके। फिर अगर साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं मेसोलिथिक पीरियड की, तो मेसोलिथिक पीपल जो थे वो सेमी परमानेंट और टेम्पररी सेटलमेंट करते थे और इसीलिए ज़्यादातर डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल्स का, ठीक है। आपको यहाँ डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो रही है, तो आपको ये सब याद रखना है कि मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन के जो है साक्ष्य मिलते थे, ओके। फिर देखिए हॉर्टिकल्चर का यूज होता है, यहाँ प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए एग्रीकल्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, क्यों? क्योंकि ये फेज है नियोलिथिक और पैलियोलिथिक के बीच का, okay। The beginning of the plant cultivation was seen in the last period of this phase। लास्ट में यानी नियोलिथिक ऑलमोस्ट लग जाता है तब बिगनिंग होती है प्लेन कल्टीवेशन की। देन ड्यूरिंग द टाइम दे रिजॉर्टेड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पैस्चरलिज्म, यानी अब पैस्चर और जो है भेड़ बकरी पालना स्टार्ट कर दिया था इनने। मिनिमल ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। पॉटरी अभी भी अपसेंट है, ये आपको याद रखना है कि मेसोलिथिक में आपको पॉटरी नहीं देखने को मिलती है। तो कल को अगर कोई स्टेटमेंट आ जाता है कि मेसोलिथिक पीरियड से पॉटरी स्टार्ट हो गई तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। दे हैव बिन फाउंड इन लागना गुजरात एंड इन कश्मीर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर। तो जो ज़्यादातर पॉटरी है वो पूरी तरीके से बंद ही थी, लेकिन दो रीजन्स हैं जहाँ पे आपको पॉटरी के साक्ष्य मिलते हैं ऑफ द मेसोलिथिक फेज। तो आपको ये दो रीजन्स के नाम याद होने चाहिए। देन आदमगढ़, भीमबेटका, मिर्ज़ापुर एंड प्रतापगढ़।
आर मेसोलिथिक साइट्स नोन फॉर द रिच आर्ट एंड पेंटिंग्स। तो आपको जो मेसोलिथिक साइट्स हैं ये चार साइट्स के नाम याद होने चाहिए। एनिमल आर द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट ऑफ दैट टाइम, ठीक है, उस टाइम का एनिमल सबसे ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट हुआ करता था, स्पेशली द डियर और एंटीलोप हम कह सकते हैं जिसको, ठीक है। और बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल जिसे हम राइनोसोरस हो गया हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम लागना जो डिस्ट्रिक्ट है, जो लागना रीजन है वहाँ से हमें गुजरात का, वहाँ से हमें बोन्स देखने को मिलते हैं वाइल्ड राइनासोरस के। देन सेवरल ह्यूमन स्केलेटन्स आर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोलिथ हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दीज प्लेसेस। तो यहाँ से ह्यूमन के भी जो एविडेंसेस देखने को मिलेंगे आपको। देन न्यूलिथिक एज की बात करते हैं, न्यू एज की। तो न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो टर्म है, ये टर्म वी गॉर्डन चिल्डे इनने यूज़ किया था, तो इनका नेम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये वन लाइनर्स में बहुत ईजिली पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है, वी गोल्डन चिल्डे, ये आपको नेम याद रखना है। न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन टर्म इन्हीं ने कॉइन किया है। देन न्यूलिथिक पीपल की बात करें तो मोस्टली सेटल्ड थे ये, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हंटिंग गैदरिंग अब कम हो गई थी, इसलिए अब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, सेटल्ड वे में अब ये स्टार्ट हो रहे थे डेवलप होना। द न्यूलिथिक पीपल डिड नॉट ड्वेल फ्रॉम फार माउंटेन, ठीक है, आप माउंटेनियस रीजन में अब इनको ड्वेलिंग करते हुए नहीं पाएंगे, ये सेटल्ड वे में रहने लगे थे, सिविलाइज्ड होने लगे थे, रॉक शेल्टर्स बना रहे थे हिली रिवर वैलीज में और स्लोप ऑफ द हिल्स पे। तो अब ये शेल्टर्स बिल्ड करने लगे थे। और इस टाइम पे आपको पॉटरी और व्हील्स का जो है वो यूज देखने को मिलता है, इन्वेंशन स्टार्ट हो गई थी व्हील की, ओके। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि व्हील की इन्वेंशन न्यूलिथिक फेज से स्टार्ट होती है। स्पिनिंग, वेविंग, ब्रेड मेकिंग इंडिकेट एंड न्यूलिथिक, तो इस टाइम पे न्यूलिथिक फेज में ये सब आपको देखने को मिलेगा। पॉटरी वॉज फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस एज ऑन द लार्ज स्केल एंड इंक्लूडेड ग्रे वेयर एंड ब्लैक बर्निश्ड वेयर। तो देखिए जो पॉटरी थी वो सबसे ज़्यादा किसकी थी, तो ग्रे वेयर थी, ब्लैक बर्निश्ड वेयर थी, यानी ब्लैक बर्न करके जो है उसको ब्लैक कर देते थे, वो पॉटरी स्टार्ट हुई थी। ग्रे पॉटरी स्टार्ट हुई थी विद द सेटल्ड लाइफ एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई थी और एग्रीकल्चर जो है अब एक्सपैंड करना स्टार्ट हो गया था। पीपल नीडेड पॉटरी टू स्टोर दियर फूड ग्रेन्स। इस टाइम पे पॉटरी क्यों ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि फूड ग्रेन्स को स्टोर करना था, okay. The people used microlithic blade in addition to tools made up of polished stone. A detailed understanding of metallurgy was not established during the Neolithic phase. अब देखिए आपको यहाँ पे नियोलिथिक पीरियड में आपको डिटेल्ड मेटलर्जी की अंडरस्टैंडिंग नहीं देखने को मिलेगी, ये मेटल लेस सोसाइटी थी, ठीक है, इस टाइम मेटल्स की कमी थी। तो आपको ये टर्म याद रखना है, नियोलिथिक फेज से आप इसको कॉइन करके याद रख सकते हो कि नियोलिथिक जो फेज था वो मेटल लेस सोसाइटी थी, तो आपको ज़्यादा यहाँ मेटलर्जी देखने को नहीं मिलेगी। देन अगर कल्टीवेशन की बात करें तो वीट, बार्ले, फ्रूट, रागी, हॉर्स ग्राम, इन सब का कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है इस टाइम से। और यहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा जेंडर बेसिस पे, ओके, जेंडर बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर है। और यहाँ पे जो वुमेन है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी, ठीक है, और इंक्रीज डिमांड थी वुमेन की इन द टाइप ऑफ वर्क लाइक पॉटरी इंडस्ट्री में। मेन का काम था हंटिंग, फिशिंग करना, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स की बात करते हैं तो मेहरगढ़ है पाकिस्तान का, चिरांद बिहार, बुरज़होम कश्मीर और हलूर कर्नाटक। तो ये चार साइट्स आपको याद रखनी है, दीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो नियोलिथिक टाइम पे बेस्ट नोन नियोलिथिक साइट जो है वो है बुरज़होम की। तो आपको ये बुरज़होम की साइट याद रखनी है कि ये बेस्ट नोन है, कश्मीर में है ये बुरज़होम, इन कश्मीर वेयर द अर्लीस्ट ऑक्यूपेशन वॉज कैरेक्टराइज बाय पिट ड्वेलिंग। और इस टाइम पे अर्लियर जो काम था वो पिट ड्वेलिंग हुआ करता था, जो गुफ कराल थी साइट,
जिसको द केव ऑफ पॉटर भी बोलते हैं, इज अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट इन कश्मीर। तो आपको ज़्यादातर ये हिली रीजन्स में देखने को मिलेंगी साइट्स, ठीक है। गुफकराल, बुर्जहोम जो साइट्स हैं दैट आर ऑफ न्यूलिथिक फेस, ठीक है। और ये इनहेबिटेड थी पॉटर्स की, जो करेवा होता है पॉटर्स उसमें अपना केव बनाकर रहते थे वो, और वो इतना ज़्यादा फेमस था कि उसको लोग इनहेरिट कर लिए थे, मतलब अपनी प्रॉपर्टी मान के अब वहाँ रहते हैं। देन बात करते हैं चालकोलिथिक कल्चर की। तो ये स्टार्ट हुआ है कॉपर एज, ठीक है। कॉपर एज में चालकोलिथिक जो कल्चर है उसमें आपको सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी इसे बहुत वाइडली कवर किया है, आप वहाँ से आर्ट एंड कल्चर में उसकी पूरी आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में जान सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ उससे गो थ्रू होइए। देन देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपको नॉन अर्बन नॉन हरप्पन कल्चर स्टार्ट होता है दैट वर डिस्टिंग्विश्ड बाय द कॉपर एंड स्टोन एज। देन पैस्चरलिज्म, एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग, ये सब स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पे, प्लोइंग, इरिगेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और ये मेजरली शीप और गोट का पैस्चरलाइजेशन करते थे, ये आपको याद रखना है। फिर ये किसका यूज़ करते थे, मड का यूज़ करते थे, मड ब्रिक हाउसेस का यूज़ करने लगे थे, और जनरली जो है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप में अपना सिविलाइजेशन बसा रहे थे ये, ओके। तो आपको ये याद रखना है। देन आपको यहाँ रैम बोर्ड रूम्स देखने को मिलेंगे लार्ज नंबर ऑफ। फिर आपको यहाँ पे बुल और मदर गॉडेसेस देखने को मिलती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यहाँ पे फायर वॉरशिप देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे अग्नि की पूजा होना स्टार्ट हो जाती है चालकोलिथिक फेज से। तो आपको ये याद रखना है कि चालकोलिथिक फेज से ये फायर वॉरशिपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फायर अल्टर्स देखने को मिलते हैं, और कहाँ पे कई सारी साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको फायर अल्टर्स देखने को मिलते हैं। देन पॉट्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, यहाँ पे पॉट जो है वो डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, इस वजह से पॉट मेकिंग को काफ़ी स्पेशलाइजेशन बढ़ावा मिल रहा था। और इसी के बेस पे ब्लैक ऑन रेड पेंटेड वेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं सब कल्चर्स। देन पॉट्स एंड अदर फ्यूनरी ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड अलॉन्ग विद द ब्यूरियल्स ऑफ मालवा, ठीक है। मालवा और जारवे में आपको प्यूपल के साथ जो है बरी करते थे पॉट्स, वो देखने को मिलता है with the other culture as shown by the presence of foreign goods and tools in their regions. They honed their copper smithing skills. तो आपको यहाँ पे कॉपर की स्मिथिंग स्किल्स देखने को मिलेंगी, ओके। ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगी, राजस्थान में। दे मेड टूल्स ऑफ बोन्स एंड स्टोन्स। चालकोलिथिक साइट्स जो हैं वो जोरवे कल्चर से ही स्टार्ट हो जाती हैं, और वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के रीजन में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको केव भी देखने को मिलेगी। देखिए जहाँ पे लोग सेटल होंगे तो वहाँ पे ये सारी जो कार्विंग्स हैं वो ज़रूर डेवलप होके आएंगी। तो आपको याद रखना है कि केव्स के आसपास आपको ये रिलेट करके चलना है कि केव्स के आसपास आपको सिविलाइजेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। देन बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल सीरीज की। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल सीरीज में कावथा कल्चर, देन बानस और आहार कल्चर, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर, चिरान कल्चर, पांडु राजहार दिभी एंड गोला भाई शासन एंड नागार्जुन कोंडा, देन ब्रह्मागिरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये साइट्स आपको क्रोनोलॉजी वे में याद रखना है, ओके। आप इसकी कोई भी निमोनिक टेक्निक बनाओ, इधर आप डायरेक्ट याद करो, आप इसको ज़रूर गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए, आपको नहीं पता है। देन मेगालिथिक कल्चर की बात करते हैं तो मेगा का मतलब होता है बिग, एंड बिग स्टोन, यानी अब बड़े बड़े स्टोन्स को कार्व आउट कर कर आर्किटेक्चरी भी स्टार्ट की गई थी, और उसके साथ साथ ये यूज़ होता था पॉटरी में, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लार्ज स्टोन जो था इस टाइम पे फेमस होता था, कॉम्बिनेशंस का स्ट्रक्चर और मॉन्यूमेंट में देखने को मिलता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेगालिथिक आर्किटेक्चर को वाइडली कवर किया है, आप उसको ज़रूर गो थ्रू होइए उससे। दीज वर यूज टू मेक बरियल साइट्स, ठीक है, ये ज़्यादातर बरियल साइट्स थी, यानी यहाँ पे डेड बॉडी इसको दबा कर रखा जाता था। दे आर फ्यू कैरेक्टराइज दैट ऑल दीज बरियल्स हैव इन कॉमन।
तो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी जो इन सभी बरियल्स में कॉमन है। जैसे कि ज़्यादातर जो डेड थे उनको बरी किया जाता था पॉट्स के साथ, ठीक है, और ज़्यादातर कौन से पॉट यूज़ करते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर का यूज़ किया करते थे वो, ठीक। और आयरन टूल और वेपन्स की बात करें तो ये हॉर्स स्केलेटन्स के बने होते थे, हॉर्स इक्विपमेंट्स यूज़ हुआ करते थे और गोल्ड ऑर्नामेंट्स यूज़ हुआ करते थे। देयर इज ऑल्सो अ ब्रॉड टाइम एवोल्यूशन। देखिए एक हॉर्स से एक क्वेश्चन याद आता है आईवीसी का, जिसमें हॉर्स के बारे में ये पूछा गया था कि हॉर्स के साफ साफ साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं इन आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सीएससी का पीवाईक्यू है और वहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत था, हमको वो क्लियरली मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिटली वहाँ देखने को नहीं मिलते हैं हॉर्स के साक्ष्य, लेकिन कुछ सोर्सेस कहते हैं हाँ दिखते हैं, इवन एनसीईआरटी सेज, और कुछ कहते हैं नहीं दिखते हैं। तो वहाँ पे अगर क्लियरली एक्सप्लिसिटली लिख के आया है कि दिखा करते थे तो नहीं, ऐसा नहीं है, इस वजह से वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था। फिर देखिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो यहाँ बोला है देयर इज ऑल्सो अ ब्रॉड टाइम एवोल्यूशन विद द मेगालिथ इन सेंट्रल इंडिया एंड अपर इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी अब जो है सेंट्रल इंडिया में आपको ज़्यादा इवोल्यूशन देखने को मिलेगा मेगालिथ्स का, और उसके साथ साथ इंडस वैली में भी यूज़ करने लगे थे वो लोग मेगालिथ को। देन एविडेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, स्कार्स देयर बरियल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन लार्ज नंबर थ्रू आउट द डेक्कन रीजन। ज़्यादातर आपको डेक्कन रीजन में ये देखने को मिलता है, और ज़्यादातर जो है आयरन एज जो है साउथ इंडिया में आती है, और मेगालिथिक बरियल्स का एक्सकेवेशन किया जाता है, यानी वहाँ से एक्सकेवेशन स्टार्ट हो जाता है। आयरन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो यूनिवर्सली फाउंड होते हैं मेगालिथिक साइट्स जो हैं फ्रॉम जूनापानी नियर नागपुर इन विदर्भा रीजन सेंट्रल इंडिया डाउन टू द आदिचनालूर इन तमिलनाडु इज द फार साउथ। यहाँ तक आपको जो है आयरन ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे मेगालिथिक साइट्स के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है रीजन्स का नाम जहाँ पे आपको आयरन एज देखने को मिलती है, ओके। सो ये हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम था, प्री हिस्टोरिक एंशंट इंडियन हिस्ट्री थी, और इसके बाद मैं अपना लेक्चर और भी कंटिन्यू करूँगी और यहाँ पे हम वाइडली डिस्कस करेंगे एंशंट इंडियन हिस्ट्री को, ओके। जैसे हमने आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस किया है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर का वीडियो अभी थोड़ा बाकी है, उसमें पेंटिंग्स वगैरह मुझे बस डिस्कस करना बाकी है, तो आप वो भी देखिए और एंशंट इंडियन हिस्ट्री को भी ज़रूर देखिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।